पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शुरुआत कहाँ से करे? उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया। वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहां आ पहुंची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहां से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहुरानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी, घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले, तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है। यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सास चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई। वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका। तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी। बहू, मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी, मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा। सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस काम चोरी में आगे हो। काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ।
तुम एक नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननंद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा? शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो। शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है। वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू, खा ले सारा नाश्ता। अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली कटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहां पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहां से हट गया। अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है। मैं भीग गई, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल? सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची, आग लग गई मुंह में। पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची, शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ, मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं, नमक है। हाँ, दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे? मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं फिटकारी है, मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है, शक्कर भी खा रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी, मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी। मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है। इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ, दीक्षा क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला। आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननंद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया। पतीला हिलकर नाचने लगा था। होश में आने के साथ सास और ननंद डर के मारे पूजा से दूरी बनाने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जादुई पतीला पूजा का हर कदम पर साथ देने लगा और उसके सारे दुख दूर करने लगा। एक दिन त्योहार आ गया। माँ जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाऊं?
बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो। हमें तो तुम्हारे हाथ की हर चीज प्यारी लगती है। पूजा ने जादुई पतीले को इशारा किया और देखते ही देखते बहुत सारी स्वादिष्ट व्यंजन बनते चले गए। हमारी बहू बड़ी ही गुणी है, देवी है, अन्नपूर्णा है। इतनी अच्छी बहू मिल गई, मेरे भाग्य तो खुल ही गए। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इस तरह से जादुई पतीले के कारण पूजा की पूजा होने लगी। सब उसके गुणगान करने लगे। उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से सुखमयी हो गई। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसके बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो, राजाओं जैसी है और एक तुम हो,
कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है, वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को? मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश। परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियां भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबराकर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है। मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी
और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना, मुझे काम पर भी जाना है। आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है, तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी, हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था, लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है, शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ,
कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी, तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए। क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है। किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शुरुआत कहाँ से करे? उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी।
दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया। वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहां आ पहुंची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहां से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहू रानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी, घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है। यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सास चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई। वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका। तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी। बहू, मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी, मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा। सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। बस काम चोरी में आगे हो, काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ। तुम 1 नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो। तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा?
शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो। शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है। वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू, खा ले सारा नाश्ता। अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली कटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहां पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहां से हट गया। अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है। मैं भीग गई, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल? सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची, आग लग गई मुंह में। पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची, शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ, मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं, नमक है। हाँ, दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे? मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं फिटकारी है, मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है, शक्कर भी खा रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी, मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी, मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है। इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ, दीक्षा क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला। आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननंद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया। पतीला हिलकर नाचने लगा था। होश में आने के साथ सास और ननंद डर के मारे पूजा से दूरी बनाने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जादुई पतीला पूजा का हर कदम पर साथ देने लगा और उसके सारे दुख दूर करने लगा। एक दिन त्योहार आ गया। माँ जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाऊं? बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो। हमें तो तुम्हारे हाथ की हर चीज प्यारी लगती है। पूजा ने जादुई पतीले को इशारा किया और देखते ही देखते बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते चले गए। हमारी बहू बड़ी ही गुणी है, देवी है, अन्नपूर्णा है। इतनी अच्छी बहू मिल गई, मेरे भाग्य तो खुल ही गए। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इस तरह से जादुई पतीले के कारण पूजा की पूजा होने लगी। सब उसके गुणगान करने लगे। उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से सुखमयी हो गई। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई।
डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ मिला। क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? सेठ जी, मेरा नाम मुकेश है। काफी जगह पूछने के बाद ही मुझे आपका पता मिला। मेरी माँ बड़ी बीमार है सेठ जी, और दवाई और खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनकर वो सेठ उसे तुरंत ही काम पर रख लेता है और फिर पूरा दिन मुकेश सेठ के यहाँ काम करता और शाम को अपनी माँ के लिए दवाई और खाना लेकर घर जाता और अपनी माँ की देखभाल करता था। देखते ही देखते समय निकलता गया, पर एक दिन जब मुकेश काम पर थोड़ी देर से पहुँचा तो सेठ ने बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं दिए। उसकी बहुत माफी मांगने के बाद भी सेठ ने अपना मन नहीं बदला और मुकेश फिर रास्ते पर उदास ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद और बहुत कड़ी धूप के कारण वो एक बड़ की छांव में ठहर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसे रोता देख उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? मुकेश ने उस औरत को बताया कि उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा सलूक किया और यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए और अब वो अपनी माँ की देखभाल कैसे करेगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती। मेरा खुद का गुजारा भी लोगों के दिए पैसों से चलता है, पर तुम ये पैसे ले जाओ। मुझसे ज्यादा अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुकेश उस बूढ़ी औरत की अच्छाइयाँ देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत मेहनत करूंगा और ये पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। बूढ़ी औरत उसमें इतनी हिम्मत देखकर मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। वो पैसे लेकर मुकेश अपनी माँ की दवाइयाँ लेता है और खुद के खाने के पैसे बचाकर दुकान से जा कुछ फसल के बीज खरीद लेता है और अपने घर के बाहर छोटी सी जमीन में बो देता है और फिर रोज सुबह उसे पानी से सींचने लगता है और साथ ही काम पर जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते उसके पौधे बड़े होने लगते हैं और उन्हें बाजार में बेच मुनाफा कमाकर वो थोड़ी और जमीन ले लेता है और फिर से उसमें पौधे उगाने लगता है। जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, मुनाफा भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे मुकेश की माँ अच्छे इलाज और देखभाल से ठीक हो जाती है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। एक दिन उनकी पड़ोस में रहने वाली औरत मालती मुकेश की माँ से कुछ मांगने उसके घर जाती है। अरे माँ जी, थोड़ा सा चावल मिलेगा? मैं आपको परसों तक लौटा दूंगी। मुकेश की माँ कहती है, अरे क्यों नहीं, ले जाओ और लौटाने की कोई जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे ही मालती उसके घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि वहाँ महंगा सामान और घर की चीजें और खाने के तरह तरह के पकवान हैं। ये देख मालती हैरान हो जाती है और वो घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है और कोसने लगती है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, वो लोग हमसे भी गरीब और गए गुजरे थे और आज इनकी हालत देखो, राजाओं जैसी है। और एक तुम हो, कहीं भी काम पर नहीं जाते, यहाँ तक कि सारे पैसे जुए में उड़ा चुके हो। यदि तुम ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर मालती का पति आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही रात होती है, वो चुपके से मुकेश के खेत में घुसकर वो सारे लगाए हुए पौधे नष्ट कर देता है और फिर अपने घर की ओर भागने लगता है। ये आवाज सुनकर मुकेश की नींद टूट जाती है और वो बाहर देखने के लिए निकलता है। उसके सारे पौधे नष्ट हो चुके होते हैं। ये देख उसका मन टूट जाता है और वो रोने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ तुम्हारे पौधों को? मेरे सारे पौधे किसी ने नष्ट कर दिए। मैंने बहुत सालों की मेहनत कर छोटी छोटी जमीन लेकर और बीज सींच कर ये पौधे उगाए थे और रोज इनकी देखभाल में जुटा रहता था। पता नहीं किसने मेरा ये नुकसान कर दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।
मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने किस तरह मेहनत कर अपने घर पर अपनी माँ को संभाला और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा। तुम जैसे अच्छे मन के बच्चे बहुत कम होते हैं मुकेश। परी उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ बीज देती है और उसे बताती है कि ये आम बीज नहीं है। इस बीज के बोने से उसे एक जादुई पौधा मिलेगा जो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और साथ ही में उसके पौधे पहले से भी बेहतर उगने लगेंगे। मुकेश उस बीज को लेकर जैसे ही जमीन में डालकर उसको पानी देता है, उसमें से एक जगमगाता हुआ बड़ा सा पौधा बाहर निकलता है और फिर वो उस पौधे से जो भी मांगता है वो उसी समय वहाँ प्रकट होने लगता है। मुकेश का पड़ोसी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। मुकेश काफी खुश हो जाता है और परी उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चली जाती है और फिर मुकेश का पड़ोसी घर लौट मन ही मन उस जादुई पौधे को चुराने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन मुकेश उसकी माँ को शहर घुमाने ले जाता है और तभी उसका पड़ोसी वहाँ घुसकर उस पौधे को चुराकर उसके घर में एक बड़े से दराज में छुपा देता है। मुकेश लौटते ही देखता है कि उसका पौधा वहाँ से गायब है और ये देख वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खूब दूर चलने के बाद उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है जिसने उसकी मदद की थी और मुकेश अपनी सारी परेशानियां भूल उस बूढ़ी से जा मिलता है और तुरंत पैसे निकाल उन्हें कहता है, माँ जी, ये है आपके पैसे। मैंने आपको उस पेड़ के आसपास कई बार ढूंढा पर आप मुझे कभी ना मिले। ये लीजिए आपके पैसे मेरी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेहनत करके मेरे पास सब कुछ है और आपके आशीर्वाद से बहुत काबिल भी हूँ। ये सुनकर वो बुढ़िया मुस्कुराती है और तुरंत अपना रूप बदल परी का रूप धारण कर लेती है। ये देख मुकेश चौंक जाता है। तुम हमेशा से अच्छे बच्चे हो और बहुत ही मेहनती रहे हो मुकेश, और मैं तुम जैसे अच्छे लोगों की आम इंसान के रूप में मदद करती हूँ। पर आज फिर तुम मुझसे मिलने के पहले काफी निराश थे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश परी के दिए उस पौधे के बारे में बताता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है और ये सुन परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, उस पौधे की एक और खासियत है, जो कोई भी उसे ले जाएगा वो तुम्हें खुद ही उसे लौटा देगा और माफी भी मांगेगा। ये सुन मुकेश सोच में पड़ जाता है और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो घर चला जाता है। जैसे ही मुकेश का पड़ोसी उस छुपाए हुए पौधे से अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो बड़ा सा दराज खोलता है, उस पौधे के आसपास सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं और उसकी बीवी मालती को डस लेते हैं। वो तुरंत ही घबराकर मुकेश के घर दौड़ता हुआ उसकी मदद मांगने आता है और उसे सब सच सच बता देता है और उसके पैरों में गिर उससे माफी मांगने लगता है। मुकेश उसकी ये हालत देख तुरंत ही उसके घर जाता है और जादुई पौधे से वापस सब कुछ ठीक करने की मनोकामना मांगता है। अचानक से कमरे में रोशनी फैलती है और वहाँ घूम रहे सांप बिच्छू सब गायब हो जाते हैं और मालती को भी होश आ जाता है। मुकेश का पड़ोसी उससे क्षमा मांगता है और उसके यहाँ काम मांगता है ताकि वो भी मुकेश की तरह मेहनत कर कुछ अच्छा कर सके। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है,
इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है। आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा। मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है। तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी। हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था। लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए?
पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी, तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए। क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है, किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ, यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ, इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा का उसके ससुराल में पहला दिन था। अचानक बड़े परिवार और नए माहौल में आकर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शाम के समय उसे अकेले रसोई संभालना था। उसने कभी पूरे परिवार का खाना अकेले नहीं बनाया था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, शुरुआत कहाँ से करे। उसकी सास ने उसे अकेले रसोई में भेज दिया था। उसके हाथों में एक लंबी खाने की लिस्ट दे दी गई थी। पूरी, कचौरी, चावल, राजमा, सब्जी, सांबर, कढ़ी, गुलाब जामुन, खीर, सलाद और गुलगुले। उसे तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनाना आता था, लेकिन बाकी की चीजें उसके बस की नहीं थी। इतनी लंबी लिस्ट और मैं अकेली कैसे बनाऊंगी सब कुछ? फिर भी कोशिश करूंगी। पूजा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि पहला दिन होने के कारण कौन सी चीज कहाँ रखी है इसकी उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ कोई नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गई। उसे आसपास बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक बड़ा पतीला नजर आया। उसने उसे उठा लिया और उसमें दाल पकाने के लिए रखी। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दाल कुछ ही पलों में पक गई। उसने झट से उसमें चावल पकाने के लिए रख दिया, वो भी पक गया। उसी समय पूजा की ननद भी वहाँ आ पहुँची और उसने पूजा से कहा, भाभी, ये दाल चावल इतनी जल्दी कैसे पक गया? ये इस पतीले का कमाल है। इतना सुनते ही ननद ने जादुई पतीला वहाँ से हटा लिया। 1 घंटे के बाद उसकी सास आ गई। क्यों रे बहू रानी, क्या क्या बनाया है? माँ जी, दाल चावल हो गया है, पूरी बना रही हूँ। अगर किसी की मदद मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता। देख बहू, मदद तो नहीं मिल पाएगी। हमारे घर में तो बहू ही खाना बनाती है। पहले मैं बहू थी,
घर का सारा काम करती थी। मेरी सासू जी आराम करती थी। अब तुम बहू हो और मैं सास, तो क्या मुझे अब भी चूल्हा फूंकना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, अब तो आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। बस आपका इशारा चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि बाकी के अनाज और मसाले तेल सब कहाँ रखे हैं? देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी बहुत से काम है। देख लो, सारा सामान किचन में ही रखा है, यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाथ तेज चलाओ। इतना कहकर सास चली गई और पूजा समझ गई कि अब उसे अकेले ही हर कीमत पर सारा भोजन बनाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आगे का खाना बनाने में जुट गई, लेकिन उसके अकेले के लिए इतने सारे व्यंजन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसने आधा खाना तैयार कर लिया। इसके बाद सास फिर आ गई। बहू, क्या सारा खाना तैयार हो गया? माँ जी, आधा भोजन तैयार है, बाकी का नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे मायके में यही सब सिखाया गया है? तुम्हारे बाबूजी तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, कह रहे थे बेटी सर्वगुण संपन्न है। हमने तो तुम्हारे गुण को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, अब तो मुझे ही रसोई संभालना होगा। पूजा की ननद दीक्षा भी आ गई, वो भी मुंह चढ़ाने लगी। भाभी, तुमसे इतना भी नहीं हो सका, तुम तो रसोई परीक्षा में फेल हो गई। दाल चावल तो हर कोई बना लेता है, सब व्यंजन बनाओ तो कोई बात बने। ननंद दीक्षा की बात सुनकर जादुई पतीला जोर जोर से हिलकर आवाज करने लगा। उस दिन के बाद से पूजा पर सास और ननंद के हमले होने लगे। पूजा दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बदले में उसे ताने और गालियां ही मिलती। एक दिन सवेरे सबकी फरमाइश आने लगी, बहू, मेरे लिए नाश्ते में चूड़ा बना देना, साथ में आम की चटनी। भाभी, मेरे लिए मसाला डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बना देना। भैया को दही बड़ा चाहिए। बाबूजी के लिए दाल बड़ा अच्छा रहेगा। माँ जी, दाल बड़ा और चूड़ा बन जाएगा, सारी चीजों को बनाना है तो समय लग जाएगा। पूरा काम तो तुमसे कभी ना हुआ है, ना होगा। एक मसाला डोसा की फरमाइश की थी, वो भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस काम चोरी में आगे हो, काम चोर कहीं की। मेरे बेटे के लिए दही बड़ा भी नहीं बना सकती। माँ जी, कुछ आइटम बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, आप तो जानती हैं। मुझे ये सब मत बताओ, तुम एक नंबर की कुलक्षणी हो, कामचोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं बाजार से नाश्ता मंगवा लूंगी। पतीला फिर से हिलने और आवाज करने लगा। माँ, जब खाने की चीजें बाजार से मंगवानी पड़े तो बहू होने का फायदा ही क्या है? इसके आने से तो हमें नुकसान ही नुकसान नजर आता है। इससे कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है। जो नाश्ता और खाना ठीक से नहीं बना पाए तो वो भला किस काम की? पूजा सबके ताने और बातें सुनती रही और इसके बाद सब लोग नाश्ता करने पर जुट गए। नाश्ता करने के बाद पूजा बर्तन समेटने लगी और उसकी ननंद दीक्षा ने रसोई में जाकर बचे हुए नाश्ते में नमक मिला दिया। बाद में जब पूजा ने नाश्ता चखा तो चौंक गई। तेज नमक के कारण वो आगे खा न सकी। क्यों भाभी, क्या नाश्ता चखने पर उल्टी आ रही है? इतना घटिया नाश्ता बनाओगी तो और क्या होगा? शुक्र मनाओ कि हमने खा लिया। तुम तो अपना ही बनाया हुआ नाश्ता खा नहीं पा रही हो, शर्म से डूब मरो। माँ, सुनती हो? भाभी अपने ही द्वारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं खा पा रही है। वही नाश्ता हमने चुपचाप खाया। ये महारानी है, इन्हें उल्टी आ रही है। बहू, खा ले सारा नाश्ता। अन्न की बर्बादी है, हमें बर्दाश्त नहीं होती। नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती। नौटंकी करना है तो मायके में दिखाना, यहाँ नहीं। ननंद और सास की जली कटी बातें सुनकर पूजा दुख में डूब गई। अकेली भूखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने में पतीला वहाँ पर आ गया। पतीले में से अच्छे नाश्ते से सजी हुई थाली बाहर आ गई। खा लो बेटी, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगी। पतीला खुशी से हिलने लगा। रात हो गई। पूजा ने अपना बिस्तर लगाया और कमरे से बाहर आ गई।
इसके बाद ननंद दीक्षा ने वहां पहुंचकर बिस्तर पर पानी डाल दिया। अचानक पतीला हिला और उसमें से अच्छा बिस्तर बाहर आया। भीगा हुआ बिस्तर वहां से हट गया, अच्छा बिस्तर लग गया। भीगा बिस्तर उठकर ननंद दीक्षा के ऊपर चला गया। वो चिल्ला पड़ी, ओए माँ, ये भीगा बिस्तर मेरे ऊपर कैसे आ गया? इसमें बदबू आ रही है, मैं भीग गई, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। आसपास कोई न था। क्या कह रही है पागल, सपना देख लिया क्या? चुपचाप सो जा। दूसरे दिन सास के इशारे पर ननंद दीक्षा ने पूजा की खाने की थैली में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। पूजा जब खाने के लिए बैठी तो जादुई पतीला हिलने लगा। जादुई पतीले के जादू से पूजा की थैली से लाल मिर्च का पाउडर बाहर आया और सास और ननंद की थैली में चला गया। पूजा आराम से खाने लगी और सास और ननंद मुंह में निवाला डालकर चिल्लाने लगी। उनके मुंह में तीखी मिर्ची ने आग लगा दी। हाय राम, मर गई खाने में मिर्ची, आग लग गई मुंह में, पानी पानी हुई माँ, पानी में मिर्ची, शक्कर लाओ, मुंह जल गई। माँ, मुझे भी खिलाओ, मुंह जल रहा है। अरे बाप रे, ये शक्कर नहीं, नमक है। हाँ, दिखने में शक्कर लेकिन स्वाद में नमक। मर गई रे, अब क्या करे, मिश्री लाओ। अरे बाप रे, यहाँ मिश्री नहीं फिटकारी है, मर गई। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये भाभी तो बड़े आराम से खा रही है, पानी पी रही है, शक्कर भी खा रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा है। भाभी, मुझे शक्कर दो। नहीं, ये भी नमक है, इसमें भी मिर्ची है। माँ जी, इस शक्कर को आप खाइए, मैंने खाया है, मीठी है। सास शक्कर को खाकर चिल्लाने लगी, मर गई रे, ये सब बहू की दुष्टता का परिणाम है, इसमें मिर्ची और नमक है, मार डाला रे। माँ, दीक्षा क्या कह रही हो? वही शक्कर मैंने खाया, पूजा ने खाया तो ठीक निकला। आप लोग क्यों शोर शराबा कर रहे हो? हम पागल हो जाएंगे। सास और ननंद बेहोश होकर गिर गई। उनको उनकी करनी का फल मिल गया। पतीला हिलकर नाचने लगा था। होश में आने के साथ सास और ननंद डर के मारे पूजा से दूरी बनाने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। जादुई पतीला पूजा का हर कदम पर साथ देने लगा और उसके सारे दुख दूर करने लगा। एक दिन त्योहार आ गया। माँ जी, बताइए खाने में क्या क्या बनाऊं? बहू, तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना दो, हमें तो तुम्हारे हाथ की हर चीज प्यारी लगती है। पूजा ने जादुई पतीले को इशारा किया और देखते ही देखते बहुत सारी स्वादिष्ट व्यंजन बनते चले गए। हमारी बहू बड़ी ही गुणी है, देवी है, अन्नपूर्णा है। इतनी अच्छी बहू मिल गई, मेरे भाग्य तो खुल ही गए। मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इस तरह से जादुई पतीले के कारण पूजा की पूजा होने लगी। सब उसके गुणगान करने लगे। उसकी जिंदगी पूर्ण रूप से सुखमयी हो गई। ये कहानी हरिनगर नाम के गांव में रहने वाले मुकेश की है। मुकेश उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ का इकलौता सहारा था और काफी मेहनती बच्चा था। एक दिन मुकेश की माँ की तबीयत अचानक खराब होने लगी और फिर मुकेश की माँ बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने मुकेश को बताया कि वो अगर अपनी माँ की ठीक तरह से देखभाल करे और समय पर दवाइयाँ और भोजन कराए तो उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। मुकेश घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दवाइयों और भोजन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। मुकेश उदास सा चेहरा लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। काफी घूमने के बाद और लोगों से पूछने के बाद उसे एक सेठ